हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपके मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशंस करूँगे, जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। और बाकी जो पहले क्वेश्चन मिल गए थे उनके वीडियो मैंने ऑलरेडी 28 दिसंबर को ही वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड आपको कर दिए थे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 10,20,305 का सही संख्यात्मक रूप कौन सा है। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो आपका 10,20,305 आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10,00,000। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। तो जब इसे आप अवरोही क्रम में लिखोगे तो आपकी दूसरी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 9.099। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था संख्या 276875 में आए दो सात के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो दोस्तों, आप इसके प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखिए दोस्तों, आपका 7 इधर पे है, तो जब आप पहले 7 का स्थानीय मान निकालोगे तो कितने ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो पहले का ये आ जाएगा स्थानीय मान, दूसरे का आपका आ जाएगा 70। तो आप इनको सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 699,730। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुज के कोणों के मापों का अनुपात 3:4:8 के रूप में दिया गया है। तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप क्या है। तो दोस्तों, रेशियो क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, 3x, एक वेरिएबल ले लेते हैं ना, 3x + 4x + 8x इज इक्वल टू 180। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। तो आप सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, 3x। तो आप जब x की वैल्यू 3 के साथ पुटअप करोगे तो आपका सबसे छोटा डिग्री जो एंगल आएगा वो आएगा आपका 12 3 सा 36। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 36 डिग्री। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था एक ट्रेन मुंबई से 30 अप्रैल 2020 को 10:45 घंटे पर निकलती है और 2 मई 9:15 घंटे पर बोकारो पहुंचती है। ट्रेन की यात्रा का कुल समय क्या है। तो आप पूरी टाइमिंग ऐड कर लेंगे तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आपका निकलेगा 34 घंटे 30 मिनट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथन ए 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, कथन बी 1 एक मिश्रित संख्या नहीं है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ये सॉल्यूशन करना था, मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी 12। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्ग आयत का विशिष्ट प्रकार होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपको पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप दोस्तों PYQ जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन आपके वही पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के PYQ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नसीमा के पास केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या से आधी है।
यदि उसके पास 20 रुपए के 8 सिक्के हैं तो उसने कुल कितनी राशि दी। तो दोस्तों इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा दूसरा 560 रुपी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न गुणनफलों में से किससे एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड। ये आपकी वैल्यू लिखी है 3 क्रॉस 5/15। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 3 क्रॉस 5/15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि बाकी सभी से आपको प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप देखोगे पहला, इसमें आपका माइनस आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। बाकी सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बिकॉज 5 3 3 3 1। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, 28 और 92 का लघुत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 644। तो बेसिकली आपको दोस्तों इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो आप इसके फैक्टर्स निकालिएगा गुणनखंड विधि और सॉल्व करेंगे। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिकॉज आपका एलसीएम 644 आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राचीन गणितीय उपकरण जिसका उपयोग स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अबेकस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुपात। ये आपका हिस्सा नहीं है पाठ्यक्रम का, रेशियो। तो दोस्तों जितने मुझे क्वेश्चन मिल गए थे मैथ्स के, मैंने उन सभी के आपको प्रॉपर सोल्यूशन करा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली के पेपर के एनालिसिस के। जो क्वेश्चन मुझे उसी दिन मिल जाते हैं मैं उनकी वीडियो उसी दिन बना देती हूँ, और जो मुझे बाद में मिलते हैं उनको मैं बाद में आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम फिर से 28 दिसंबर को जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशंस करेंगे। तो दोस्तों जो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे या बाद में मिले, वो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम उनके सॉल्यूशंस करेंगे कि आपके और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीडीपी में पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकें हैं। तो आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट होएगा वो होगा थर्ड। समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किशोरावस्था। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है जिसे कहा जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट होएगा वो होगा सेकेंड, भाषा अधिग्रहण डिवाइस। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली होने वाले पेपर्स के एनालिसिस आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप देख लीजिए और कौन कौन से क्वेश्चन
पूछे गए थे 28 दिसंबर को, जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी उसी दिन आपके लिए अपलोड कर दिए थे मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें मैं अभी करा रही हूँ, या जो मुझे और मिलते रहेंगे उन्हें मैं आपके लिए वीडियो बनाकर प्रोवाइड करती रहूँगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो आपका इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो आपका 5th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीन पियाजे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक को अपने छात्रों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जुड़ाव। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक या गहन चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेगोत्स्की के अनुसार ZPD से तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माता पिता से सहयोग का लाभ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रगतिशील डैश करती है? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधताओं का सम्मान। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रचनावाद। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 4 साल की बच्ची सौम्या सड़क पर दौड़ती हुई फिसल कर यह कहकर रोने लगी कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। उसकी सोच पूर्व बाल्यावस्था में डैश की प्रवृत्ति से जुड़ी हो सकती है? तो आपका 13 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीववाद। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, परिवार। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, मुझे ये 15 क्वेश्चन मिले हैं जो उस दिन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको सभी शिफ्टों के एनालिसिस आपको उसी दिन प्रोवाइड करती रहूँगी, और साथ में जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिलते रहेंगे मैं वो भी आपको डे बाय डे प्रोवाइड करते हुए चलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चन मुझे उस दिन मिल गए थे उनका वीडियो मैंने आपको 28 दिसंबर को ही प्रोवाइड कर दिया था, और जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले हैं उसका वीडियो मैं अब आपके लिए बना रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंग, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा पक्षी है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोर। ये सभी विशेषताएं मोर की होती हैं।
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसी कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, मकड़ी, स्पाइडर। बिकॉज जो आपके अदर ऑप्शन चींटी, दीमक, वेस्प, ये सभी आपके ग्रुप में रहते हैं, लेकिन मकड़ी आपका ग्रुप में नहीं रहती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ए। तो दोस्तों जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी, डी, ए सही हो जाएंगे। दोस्तों हाथियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, जो मैंने 28 दिसंबर को सिर्फ आपको प्रोवाइड की थी, तो उससे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गीता अस्पताल जाती है और अब वह वापस अपने घर जा रही है। वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 4 मीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है और फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है और अपने घर पहुंचती है। अस्पताल के संबंध में गीता का घर किस दिशा में है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उल्लू। दोस्तों उल्लू की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी मैंने क्वेश्चन आपको 28 दिसंबर के नाम से वीडियो पढ़ा होगा, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और मैंने उसमें आपको इसकी सभी विशेषताएं प्रोवाइड कर दी हैं, तो उन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। उल्लू 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, तब आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैना। तो दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाली शिफ्टों में ज़रूर पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 7वां क्वेश्चन पूछा गया था डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जल तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों इस क्वेश्चन को और कई तरीके से भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको डेजर्ट ओक की 2-4 विशेषताएं बता दी जाएंगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो उस तरह भी इसको याद कर लीजिएगा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां और कई श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रमिक मधुमक्खियां रस की तलाश में इधर उधर उड़ती हैं। नर मधुमक्खियों के पास कोई काम नहीं होता है। श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा होती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपके दिए गए सारे कथन ही सही हैं। आपका 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति नागरकोइल जाने के लिए 1/1/2015 को मडगांव में एक ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन मडगांव से 7:45 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 2/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तब ट्रेन की औसत चाल लगभग थी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिहार। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुओं और बावड़ियों के संबंध में कुछ कथन निम्नलिखित हैं। वे जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। ये मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले राज्य में पाए या निर्मित होते हैं। इनमें केवल दूषित जल होता है। तो आपको सही कथन बताना है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए बी सी। तो आपके कथन ए बी सी सही है और डी कथन आपका गलत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी PYQ अपलोड कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के, तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सोल्यूशंस देख लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन EVS शिक्षण के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी विश्व से जोड़ना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुविधा दाता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में लगभग 6 विषयों को किया गया है। पौधों और जानवरों को जानबूझकर इस विषय परिवार और मित्र में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से सभी को इस समावेश के कारणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ए को छोड़कर वह कौन सा है? बेसिकली थीम और सब थीम का क्वेश्चन है ये आपका। तो आपका 15th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, छात्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और जानवरों को समझने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन में पूछा गया था ए को छोड़कर, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, छात्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और जानवरों को समझने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए थे। तो दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, PYQ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बिकॉज दोस्तों क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो मैंने PYQ में आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपके हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनका बेसिकली सॉल्यूशन करा रही हूँ। बिकॉज जो आपके गद्यांश पद्यांश और इंग्लिश में पैसेज पूछे जाते हैं वो तो आप वहीं पढ़ करके आप सॉल्यूशन दे दोगे ईजिली। तो जो पेडागोजी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उनके वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपके इंग्लिश पेडागोजी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिस्ट ऑफ। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 3 years ऑफ प्री स्कूल एंड क्लासेस 1 and 2। तो दोस्तों, बेसिकली आपका फाउंडेशनल स्टेज में कौन सा होता है ये आपका पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जो आपका दोस्तों NEP 2020 का डिवीज़न वो कैसा है आपका 5+3 + 3 + 4 FPMS। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपेटरी स्टेज,
मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरीके से डिवीज़न किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डैश इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑक्यूजिशन। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन द NEP 2020। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हाउ टू लर्न। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मीन्स। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, दैट लैंग्वेज लर्नर्स इम्प्रूव इन अ लैंग्वेज when they are given language input that is slightly more advanced than their current level। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, a teacher keeps the students work of language use and uses it for assessing the learners achievement। what is this strategy for assessment known as। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ CCE कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। CCE का फुल फॉर्म। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिजिडिटी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन टू। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जनरेट ग्रामर रूल्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CCE। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिंग। तो दोस्तों, मुझे जितने इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस मिल गए, मैंने उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए। दोस्तों, अब आपके हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बड़े परिवार में रहने वाले श्याम का भाषा विकास एकल परिवार के राम, जिसके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। यह कथन किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, vygotsky के स्कैफोल्डिंग सिद्धांत की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुनियादी स्तर पर NEP 2020 डैश ध्यान केंद्रित करती है। तो आपका तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किन्हीं 4 बालकों में श्रवण कौशल के आकलन के उद्देश्य से कुछ क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। श्रवण कौशल का आदर्शनीय तरीका है जिसमें बालक। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनकर भाव के साथ उचित प्रतिक्रिया देता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। तो दोस्तों, मुझे हिंदी पेडागोजी के 5 क्वेश्चंस मिले और 10 क्वेश्चन मुझे इंग्लिश पेडागोजी के मिल गए थे। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल। आपको ऐसे ही वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, डेली के पेपर के एनालिसिस के। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर PYQ ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपके उसी से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, मुझे जैसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे मैं उन्हें आपके लिए प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।
हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम 29 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था 96 के कारकों का योग। तो बेसिकली दोस्तों, इसमें आपको इनके जो फैक्टर्स हैं, 96 के जो गुणनखंड हैं उनका आपको योग बताना है। गुणनखंड से मतलब कि 96 जिससे डिविजिबल है उन सभी का एडिशन आपका कितना होगा आपको वो बताना है। जैसे 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 से हो जाएगा 96, 2 से होएगा, 3 से होएगा, 4 से होएगा, 6 से होएगा, 8 से होएगा, 12 से होएगा। ऐसे ही आपको चेक करना है कितने कितनों से होएगा, और फिर उन सभी का आपको ऐड करना होगा, और फिर उनका जो सम आएगा वही आपका इसका आंसर होगा। तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 252। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 252। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को शाम 3:15 पर चलती है तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन सुबह 9:40 AM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 18 घंटे 25 मिनट। तो दोस्तों, आप पूरा टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर दूध लेने गया जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया जो उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे H नाम दिया जो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर में M और स्कूल के घर के लिए S बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। S बिंदु को H बिंदु के दाएं अंकित किया गया है जिसकी दूरी HM से 2 गुनी है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक दुकानदार 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब का रस, 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का रस, 3 लीटर 150 मिलीलीटर पानी में मिलाता है। तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतलों में भरा गया था। उसने इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा होगा और बची हुई मात्रा क्या होगी? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपको ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जब आप आंसर इसका निकालेंगे तो आपका इसका उत्तर आएगा पहला 24,210 मिलीलीटर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुजों के तीनों कोणों का अनुपात 3:5:4 है तथा सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x + 9 डिग्री का मान कितना होता है? दोस्तों, सिमिलर ही क्वेश्चन मैंने आपको कल भी सॉल्व करके बताया था। तो क्या होगा, आपका त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री होती है। तो आपकी ये वैल्यू रेशियो में दी गई है। तो आप क्या लिखोगे, 3x + 5x + 4x = 180 डिग्री। आपकी x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे बड़ा कोण x है, तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है आपका 5। तो आप 5 के साथ x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी 5 × 15, बेसिकली 75 डिग्री। अब कैपिटल X की वैल्यू आपकी जो इक्वेशन दी गई है 4x + 9 डिग्री, आपका इसी का आंसर पूछा गया है। तो आप कैपिटल X की वैल्यू क्या आई थी आपका 75, तो आप करोगे 4 × 75 डिग्री + 9 डिग्री। आप इनको सॉल्व करोगे, आपका उत्तर क्या आ जाएगा 309। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन के पूछने का तरीका होता है, बट आपके क्वेश्चंस यही आते हैं। मैं ये नहीं बोलती आपके एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ गया होगा, बिकॉज मैं एग्ज़ाम हॉल देने नहीं गई थी पेपर,
दोस्तों मुझे जो बताए जाते हैं या जो पता लगते हैं कि आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उससे रिलेटेड या उस तरह का कोई क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि जब आप आने वाली शिफ्टों में पेपर देने जाओगे तो आपको इसी तरीके से वहाँ सॉल्व करना है। बिकॉज क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट तो यही है ना, सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। इस आयत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आप परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l+b और आयत का क्षेत्रफल का होता है l × b। तो जब आप फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो होगा आपका 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 800 सेंटीमीटर प्लस 80.8 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो आपका इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका पहला होगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1/3 किलो केक से कितने 1/12 किलो के टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करके देखना। 1/3 डिवाइड बाई 1/12। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 12/1, 3 4 12। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन पैटर्न पर पूछा गया था। जैसे दोस्तों ये आपका पैटर्न दिया गया है, 9 × 9 + 7 इज इक्वल टू 88। अगला दिया है 98 × 9 + 6 इज इक्वल टू 888। तो दोस्तों इस पैटर्न का जो आपका आंसर सही होगा वह है आपका पहला। तो बेसिकली ये आपका कैसे आ रहा है, देखिए आप 9 × 9 करोगे, 9 9 = 81 + 7 8 करोगे आपका आएगा 88। फिर अगले में आपका 98 × 9 है, तो आप 98 9 करोगे और +6 करोगे तो आपका आएगा 888। इसी तरीके से आप जब सॉल्व करोगे 98,765 का मल्टीप्लाई आप 9 से कराओगे और फिर 3 आप ऐड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 888। तो सॉल्व करने पर आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो आपका और किसी तरीके से भी आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विषम कोण के घूर्णी समरूपता का क्रम। तो आपका इसका उत्तर आपका तीसरा सही हो जाएगा 2। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राचीन गणितीय उपकरण जिसका उपयोग स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अबेकस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसके अलावा आकलन के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों की गुणवत्ता कठिन होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विषय एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अनुपात। तो दोस्तों इसके अलावा आपके क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन से भी आए होंगे, सिंप्लीफाई करने से। तो दोस्तों उन सब की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ज्योमेट्री से भी शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मुझे जो जो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कि ऐसा आपका पूछा गया, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी और आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आपके उन्हीं से पूछे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपके 29 दिसंबर को पेपर हुआ था
उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए थे, और जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके सॉल्यूशंस मैं आपको आज प्रोवाइड कर रही हूँ। और जो दोस्तों मुझे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे उनके मैं आपको डे बाय डे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती रहूँगी। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सोयाबीन। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गलत युग्म का चयन करें। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी उड़ीसा। बिकॉज कुचिपुड़ी जो आपका ये आंध्र प्रदेश का डांस है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा। और कालबेलिया आपका राजस्थान का नृत्य है, चेराव मिज़ोरम का, बिहू आसाम का। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन डांस फॉर्म को और रिलेटेड टू स्टेट ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उनके वीडियोस आपको बनाकर प्रोवाइड कर देती हूँ, या वो पूछे गए होंगे या आने वाली शिफ्ट में पूछ लिए जाएंगे। बिकॉज मैं आपको वही क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें और याद कर लें कि आपके और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें आपके कथन दिए गए थे, यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इसका जो उत्तर सही होगा वह है पहला। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी कथन सही है और डी कथन आपका रॉन्ग है। दोस्तों, खेजड़ी के वृक्ष ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का तट है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुडुचेरी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की रक्षा करने के लिए तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपका 1987 में हुआ था, आपका 1987 में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कोयला। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामान्यतः 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल या 200 केजी होता है। दोस्तों, हाथी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिएगा और जो प्लेलिस्ट बनी है आपके सीटेट पेपर 2022-23 के एनालिसिस की, उसको स्क्रॉल कीजिएगा। उसमें मैंने आपको 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसके एनालिसिस में मैंने आपको बहुत सारे पक्षियों की, हाथी की, मधुमक्खियों की और फूलों की बहुत सारी चीज़ों की मैंने उसमें आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दी है। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी डैश राज्य में विकसित हुआ। तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह EVS पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन बताया गया था कि आपका प्लेस और कैसे घर बनाए जाते हैं, उस तरह से भी पूछा गया था, मैच दी फॉलोइंग करके। तो दोस्तों, मैंने आपको
प्लेस और उनके घर की विशेषताएं भी मैंने उसका भी वीडियो आपको उसी दिन 28 दिसंबर को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज़ आपके ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सही है? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनईपी के मुताबिक पर्यावरण विज्ञान को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका इसका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण मूल्य बताना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति नागरकोइल जाने के लिए 1/1/2015 को मडगांव में एक ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन मडगांव से 7:45 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 2/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तब ट्रेन की औसत चाल लगभग थी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो जब इसे आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टैपियोका का दूसरा नाम है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कप्पा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो डायरेक्शन बेस्ड था। दोस्तों आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, डायरेक्शन बेस्ड औसत चाल। तो दोस्तों आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया था, एक डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों मुझे जो क्वेश्चंस मिले कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैंने आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके राजधानी से भी रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया था और आपका किसी राज्य की सीमावर्ती राज्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली पेपर के एनालिसिस आपको उसी दिन मिलते रहेंगे, या मुझे जो क्वेश्चन बाद में मिलेंगे तो मैं उनके वीडियो आपको बाद में भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 29 दिसंबर को पेपर हुआ था, आज हम उसके पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है, एनईपी 2020 में कितने स्तंभ हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, 5 स्तंभ है। तो एनईपी 2020 के 5 स्तंभ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनका मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको, पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। तो आपका इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वह है पहला, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा।
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव की समझ बनाने के संगठित तरीके कहलाते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्कीमा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर सीटेट 2022-23 में होने वाले सभी पेपर के एनालिसिस आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और जो क्वेश्चंस बाद में मुझे पता लगते हैं कि ऐसे आए हैं या आए होंगे या आ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस का भी वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस चरण की विशेषता जैसे को तैसा है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बालकों के व्यक्तिगत विकास। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रत्येक छात्र को उनकी विकलांगता, जाति और पंथ के बावजूद समान अवसर प्रदान करना। दोस्तों, आपके ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल A, B, C, भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अभिप्रेरणा घटक नहीं है। तो दोस्तों आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रोड मेमोरी, रटंत स्मृति। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समय सारणी निर्माण का सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषय का महत्व एवं कठिनाई। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगम में आकलन डैश के लिए आवश्यक है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अभिप्रेरण। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसे कहा जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण डिवाइस। तो दोस्तों मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं कि आपके ये क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली पेपर के एनालिसिस के। तो दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज आपके क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम 29 दिसंबर को
जो आपके हिंदी और इंग्लिश में पेडागॉजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनमें से मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरीके से पूछे गए थे, उनके मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और दोस्तों, जो आपके पैसेज और गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, वो तो आप वहीं रीड करके आप उनके सॉल्यूशंस वहीं आप दे देंगे। तो इसलिए मैं आपको पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बालक द्वारा किसी विषय को पढ़ना अथवा सुनना भाषा के किस कौशल से संबंधित है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ग्रहणात्मक। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने मेरे PYQ में कराए हैं, सेम एज इट इज़ जैसे इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप मेरे PYQ के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज़ आपके क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। और मैंने हिंदी के सभी शिफ्टों के एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं विथ पैसेज एक्सप्लेनेशन एंड पेडागॉजी। सभी के क्वेश्चन सभी शिफ्टों के मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उनसे ज़रूर पढ़ लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील शिक्षक। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बालकों की भाषा समझने के लिए अग्रसर रहता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लिखना निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम कौशल है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषाई कौशल। तो दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरीके से पेडागॉजी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर ही कर लीजिएगा। आपके अब इंग्लिश के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो हैं, Which one of these is not true about language acquisition theory by Noam Chomsky। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, While developing writing skills among the students, our language teacher should most importantly focus on। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एडिशनल ऑप्शंस ड्यूरिंग द मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स रिफर्स टू। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन लैंग्वेजेस दैट वन हियर्स और रीड्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेथड एम्फसाइजेस मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आइडियो लिंगुअल मेथड। तो दोस्तों, जो मुझे इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चंस मिले थे, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली पेपर एनालिसिस के। तो दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और दोस्तों, PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर ही कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपका जो कल के दिन पेपर हुआ था उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपके जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस का तथा साथ ही आपके और कैसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस का भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो उनका भी मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगी। तो दोस्तों, आपका कल के दिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, किसी पुस्तक के गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है
जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो दोस्तों सिंपल सा है, आपको 13.3 इंटू 110 करना है, आपका आ जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1463 मीटर, और आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका हो जाएगा 1.463। तो ये नियर वैल्यू हो जाएगी आपके 1.5 की। तो आपका ऑप्शन दूसरा यानी आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों ये आपके ऑप्शंस आपके सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे हैं, जैसे आपके न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप अहमदाबाद यानी गुजरात में हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तब अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो दोस्तों आप मैप देखिएगा, आपकी डायरेक्शन आएगी उत्तर पूर्व। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है? हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो आपको डायरेक्शन बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपके PYQ से ही क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं कि और कैसे कैसे सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कभी पटना की दिशा पूछ ली, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने आपका ये एक निकाला हुआ है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। आपका कल के दिन क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नया क्वेश्चन भी था, भरली वंगी फूड ये कहाँ का है? तो ये फूड जो है आपका ये महाराष्ट्र का है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र का फूड है। आपका अगला क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपके आने वाली शिफ्ट में, वर्ली चित्रकला किस राज्य की है? तो दोस्तों ये भी आपके महाराष्ट्र की है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी किधर लिखा है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि डैश बनती है। तो दोस्तों ये जो आपकी चित्रकला है इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से। और दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वर्ली जनजाति किस राज्य की है? तो ये भी आपका ऑप्शन महाराष्ट्र ही सही होगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। कल क्वेश्चन पूछा गया था मधुबनी से रिलेटेड। तो दोस्तों आपके मधुबनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिए हैं, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो आपका ऑप्शन बिहार सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला। अगर पूछ लेते हैं मधुबनी डैश राज्य के एक गांव के नाम का एक पारंपरिक कला रूप है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन बिहार वाला ही सही हो जाएगा। तो देखिए आपका ये कहाँ दिया है, ऑप्शन तीसरा। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और पेंटिंग से कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पट्टचित्र की कला पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प है। दोस्तों ये आपका 29 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा भी गया है क्वेश्चन, और आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन उड़ीसा सही हो जाएगा, ये उड़ीसा की पेंटिंग है। और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत सारी पेंटिंग आपकी बता दी हैं ऑलरेडी, तो आप 29 और 28 दिसंबर के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने अभी आपको वर्ली पेंटिंग भी बताई, तो वो आपकी महाराष्ट्र की है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, तो ऐसा कौन सा पक्षी है? ये विशेषताएं आपके मोर की होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप बताइए। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपके दोस्तों डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप डांस फॉर्म भी लर्न कर लीजिएगा। मैंने कुछ यहाँ पर आपको टाइप करके भी दे दिए हैं। कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका राजस्थानी जनजाति से संबंधित है। तो देखिए आपका ऑप्शन, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आने वाली शिफ्ट में दोस्तों पूछा जा सकता है छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो दोस्तों
आप बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो दोस्तों मैंने ये कुछ डांस फॉर्म दिए हैं, जैसे कालबेलिया राजस्थान, चेराव मिजोरम, बिहू आसाम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला। दोस्तों ये आने वाली शिफ्ट में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, और शायद कोई बोल भी रहा था कि आपका ये उत्तर प्रदेश वाला पूछा भी गया है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम हॉल में देने गया होगा उसको ही पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने राजस्थान का नृत्य बताया था कि राजस्थान का कोई नृत्य पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपका राजस्थान से पुटअप किया है। दोस्तों ये आने वाली शिफ्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके डांस फॉर्म, तो ज़रूर इन्हें याद कर लीजिएगा। दोस्तों आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपके नेशनल पार्क से भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए क्वेश्चन नोट करके ले आई हूँ आपके लिए, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो ये घना नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आने वाली शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, बिकॉज आपका 29 या 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आपके मैच द फॉलोइंग करके प्लेसेस और स्टेट्स पूछे भी गए थे, तो उसी लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रही हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उत्तराखंड। और दोस्तों आपका कल क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको समूह बताना था, तो आपका केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन और किस तरह पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। और दोस्तों आपके ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और ये आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ग्रुप सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यस दोस्तों आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जल्दी से बताइए कि कौन सा ग्रुप आपका करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है। तो दोस्तों आप प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसका आप मैप देखोगे, तो यस दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है ये सभी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे, तो यही आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पूछ लिया जाएगा बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो आपके कौन कौन से लगते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर ये एक्स्ट्रा फैक्ट लर्न कर लीजिए। जैसे पूछ सकते हैं अरब सागर के तट के साथ भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मैंने दोस्तों सारे ही आपके लिख दिए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो आप इन सबको ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। और दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं,
हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपके ऑप्शन सी और डी करेक्ट होंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने हाथी की विशेषताएं लिख दी हैं। दोस्तों आपके हाथी की विशेषताओं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे एक 3 महीने का बच्चा करीब कितना होता है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका वजन आपका 200 केजी यानी 2 क्विंटल होता है। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं हैं। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है। झुंड मातृ सत्ता का पालन करता यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी विशेषताएं हैं और दोस्तों आपके प्रीवियस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे ये 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है यानी 2 क्विंटल। आराम 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा। आपका दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। तो दोस्तों ये आपके 8,848 मीटर है और पॉइंट दशमलव में भी कुछ वैल्यू है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दूसरा। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 8,848.86 मीटर है। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना है। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को फहराया गया था और आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका इसको ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा। बी और सी कथन आपके सही हैं। दोस्तों ये विशेषताएं भी आपके पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप ज़रूर ये फैक्ट लर्न कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी आप देख लीजिए। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने यानी पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए बी सी डी, यानी आपके जो सभी आपके कथन दिए गए हैं वो सभी आपके सही हैं आपका। और इस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा 2003 में। दोस्तों आपका क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कर्णम मल्लेश्वरी से। दोस्तों ये आपकी वेट लिफ्टर हैं, तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में लर्न कर लीजिए कर्णम मल्लेश्वरी का। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा आपकी मीज़ो लैंग्वेज है, मीज़ो। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपके न्यू पैटर्न के आधार पर ऑप्शंस दिए हैं मैंने कि आपके इसी तरह से बीएससी आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है। चेराव डांस के बारे में, तो दोस्तों ये भी आपका मिज़ोरम का है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चींटियों के पैर कितने होते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चींटियों के पैर 6 होते हैं, यानी आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा गया था नवीकरणीय ईंधन और अनवीकरणीय ईंधन के बारे में कुछ था, तो वो तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, तो आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा कि ये कौन से ईंधन होते हैं। और दोस्तों
मैच दी फॉलोइंग करके आपके कुछ क्वेश्चन जगह और वह कौन से मकान वहाँ पे बनते हैं उससे भी पूछे गए थे। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ टाइप करके दे दिया है। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो दोस्तों ऐसे घर आपके आसाम में होते हैं। तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे आधारित आपके और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ आपके विभिन्न स्थानों के घरों का विवरण दिया है, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फ़बारी भी होती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं। राजस्थान में तो दोस्तों ये आपके पूछा भी गया है, मे भी 29 दिसंबर की शिफ्ट में। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का लेपन किया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो दोस्तों आप ये विशेषताएं ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपके ये घर पूछे जाते हैं और आपको मैच द फॉलोइंग बताना होता है कौन सा घर कौन से प्लेस पर बनाया जाता है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपको और भी बता देती हूँ। जैसे पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो दोस्तों ये आपके बकरी से मिलती है। तो दोस्तों ये शायद क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था प्रीवियस शिफ्ट में, जो कि मैंने यहाँ पे टाइप करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देती हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिए हैं। तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके ये सभी क्वेश्चन मैंने खुद PYQ में करवाए हैं। ये जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये सेम टू सेम मैंने आपके PYQ में कराए हुए हैं। तो दोस्तों आप PYQ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करती हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैंने इस यूट्यूब चैनल पर PYQ के ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने प्रॉपर आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और डे बाय डे सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपका जो 9 जनवरी को सीटेट का पेपर हुआ था उसमें जो आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनमें जो मुझे पेडागोजी क्वेश्चन मिले हैं उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो आपके पैसेज पूछे जाते हैं उनके जवाब तो आप वहीं दे दोगे। तो जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह पेडागोजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उनके ही सॉल्यूशंस आपको करा रही हूँ। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ मेंट बाय रीडिंग स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे आ लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम डैश टू डैश स्पीच। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ईगो सेंट्रिक टू सोशलाइज्ड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टीफन क्रेशन थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंसिस्ट ऑफ। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मुझे मिले हैं कि इस तरह आपके पूछे गए हैं पेडागोजी में क्वेश्चंस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।
इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली जो पेपर हो रहे हैं उनके एनालिसिस आपको मिलते रहते हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइटिंग स्किल्स कैन बी बेस्ट इन्हेंस थ्रू। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट्स आफ्टर ब्रेन स्ट्रोमिंग एंड एडिटिंग फर्दर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ मोस्टली ऑन। तो आपका इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, इन्हेंसिंग द कम्युनिकेटिव कैपेसिटी ऑफ लर्नर्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू ऑफ वोकेबलरी लर्निंग। तो आपका इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, विच मीन्स आपका जो ट्रू नहीं है वो आपका सी पॉइंट है, बाकी आपके ए बी और डी आपके करेक्ट हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विथ डैश डिसऑर्डर। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीडिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रिएशन नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज आर अक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच थ्योरी ऑफ चॉम्स्की स्टेट्स दैट वी आर ऑल बॉर्न विद एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर। तो दोस्तों ये मुझे आपके कुछ क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के मिल गए थे, तो उनके मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको आगे भी सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपके हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस मुझे हिंदी पेडागोजी के मिल गए हैं उनका हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन की परिकल्पना के अनुसार अध्यापक द्वारा दिए जा रहे बोधगम्य निवेश का उदाहरण है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनके पठन स्तर से थोड़े से ऊंचे स्तर की पठन सामग्री पढ़ने के लिए देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, vygotsky के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, सजाती है और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है, वह श्रवण हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बॉटम अप श्रवण प्रक्रियाएं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पठन कौशल को सफल बनाने से संबंधित नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा देखने में स्वस्थ है किंतु उसे अपनी दिनचर्या के सामान्य कार्यों में भी मदद की आवश्यकता होती है, वह विकार से ग्रसित है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों ये मुझे कुछ हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस मिले थे कि आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने आपको उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 9 जनवरी को पेपर हुआ था सीटेट 2022-23 का, उसका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों जो मुझे क्वेश्चंस पहले मिल गए थे उनका मैंने पहले सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है, और जो मुझे
अब क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उनका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि ऐसे आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, vygotsky के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, FLN उपलब्धि के लिए NEP 2020 द्वारा सुझाई गई एक नई नीति है। तो दोस्तों, आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपको मैंने FLN का फुल फॉर्म दे दिया है। आगे आपकी शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि कल की शिफ्ट में आपका निपुण का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो आपका ये भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपका अगला क्वेश्चन अभिकथन और रीजन वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिक भाषा सीखता है। कारण दिया गया था, भाषा बिना वातावरण के केवल संज्ञान के द्वारा ही सीखी जा सकती है। तो दोस्तों, आप बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आप इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्व आत्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्व आत्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता। तो दोस्तों, पूछा गया है वर्णन नहीं करता, तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। यानी रटंत अधिगम को महत्व नहीं देता, रोट लर्निंग को महत्व नहीं देता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सजा के डर से प्रीता अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह डैश से संबंधित है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 निम्नलिखित में से किस अन्य पाठचर्या क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है। कला और विरासत शिल्प, योग और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, A, B, C और D यानी सभी पर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यावहारिक रूप से कार्य करता है। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, व्यवहारिक विधि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, vygotsky डैश डैश और डैश पर केंद्रित है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा, संस्कृति और ज्ञान। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो दोस्तों, आप इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा,
11 से 14 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ निपुण। निपुण का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो आपका निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विथ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरेसी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया है। निपुण भारत योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, आप ये कथन रीड कीजिए और बताइए कौन सा कथन गलत है। यस दोस्तों, आपका इसका सेकेंड ऑप्शन गलत है। त्रिस्तरीय कार्यान्वयन रणनीति राष्ट्रीय जिला स्कूल। तो दोस्तों, आपके जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए गए ये तीनों ही आपके सही हैं। जो आपका गलत कथन है वह आपका दूसरा। तो दोस्तों, ये आप फैक्ट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित आकलन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नई जानकारी के जवाब में डैश में पहले से मौजूद स्कीमा को बदलना या नए को विकसित करना शामिल है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समायोजन। तो दोस्तों, मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं, उनका मैंने आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका 10 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आज हम प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं जिनको मैं बार बार करा रही हूँ। इवन जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ वही सारे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, या मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस ही कराऊंगी। अब एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं लाऊंगी बिकॉज आपके सेम वही चीज़ें आ रही हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दमन द्वीप की प्रमुख कला। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कछुए की कवच की चित्रकारी। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था डैश शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बनारस। दोस्तों, बनारस और भी कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बनारसी साड़ियाँ। तो दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको 28 या 29 दिसंबर को जो पेपर हुए थे उसमें कराया था कि कौन सी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रिच कंटेंट था, बिकॉज़ उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताई थी। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़का भ्रमण के लिए ऐसी जगह गया जहां घरों की छत ढलुआ थी। घर की छत अंदर की तरफ लकड़ी की थी। घर ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर पर बने हुए थे और वहां पर वर्षा सामान्य से अधिक होती है। तो लड़का कौन सी जगह भ्रमण पर गया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस दोस्तों, आसाम आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कल भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी था, ये क्वेश्चन वही विशेषताओं के द्वारा आपसे पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण ढलानदार छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से
3 से 3.5 मीटर ऊपर अपने लकड़ी के घर बनाते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आसाम। दोस्तों ये सारी विशेषताएं जैसे यहाँ पे दिया है ढलवा थी या सामान्य से अधिक वर्षा होती है, इस तरह आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जरूर याद रखिएगा आसाम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश में योग दिवस मनाया जाता है, इनमें से कौन विश्व की योग राजधानी है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऋषिकेश। दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दे रही हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 21 जून। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो पहले पूछे नहीं गए हैं, तो आप इन्हें याद ज़रूर रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंगत। तो दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मोर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के मानचित्र के एक कोण पर पैमाना 1 सेंटीमीटर = 110 मीटर वर्णित है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के मध्य मापी गई दूरी 9.7 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के मध्य वास्तविक दूरी लगभग है। दोस्तों आपको सिर्फ 9.7 से 110 का मल्टीप्लाई करा दोगे, तो दोस्तों आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खुजली रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो दोस्तों आप स्वयं बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, वह हिमाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, वह अपने स्कूल के दिनों में एक गर्ल गाइड थीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है पहला, ACD आपके कथन सही दिए गए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस वही हैं जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस आपको मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने मेरे YouTube चैनल पर ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के PYQ आपको करा दिए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में किस किस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने सभी तरीके से बताया हुआ है, और दोस्तों वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुक्तापुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है, इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य का भाग है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तेलंगाना। दोस्तों अगर इसमें ऑप्शन तेलंगाना आपका नहीं दिया गया होता तो दोस्तों आप आंध्र प्रदेश को टिक कर देते, क्योंकि दोस्तों तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। और दोस्तों ये सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बिकॉज़ उस तरह भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी प्रीवियस शिफ्ट में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मेला गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति के साथ अपने संबंध को साझा करने के लिए आयोजित किया जाता है? यह मेला उस अमर यात्रा का जश्न मनाता है जो रुक्मणी ने अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भगवान कृष्ण के साथ की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, माधवपुर मेला। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समक्का सरलम्मा। तो दोस्तों जो भी आपके आए हों
आप उन्हें देख लीजिएगा, बिकॉज़ मुझे ये क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके पूछे गए थे। तो अगर आपका ये वाला पूछा गया होगा तो और आपका ये वाला भी पूछा गया होगा, बिकॉज़ ये मुझे दोनों ही मेला से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका रॉकेट प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईवीएस में सीसीई का अर्थ छात्रों का किसके लिए आकलन करना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मात्रात्मक डेटा एकत्र कर सकता है। असाइनमेंट, पेपर पेंसिल टेस्ट, व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, वर्कशीट यानी कार्यपत्रक। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी तथा डी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपसारी प्रश्न पूछेगी, उसे चुनिए। तो दोस्तों आप बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईवीएस का शिक्षक छात्रों को भूकंप, ज्वालामुखी आदि के बारे में समझाना चाहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मॉडल यानी प्रतिमान। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संरक्षित तकनीक और किसान और भूख व्यापक विषय डैश के उपभाग हैं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आश्रय, खाद्य, पानी, यात्रा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खाद। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनईपी में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप बताएं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। तो दोस्तों ये मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐड ऑन करके क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो एक दोस्त को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ आपके क्वेश्चंस PYQ से ही पूछे जाते हैं, तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों जो मैं डेली एनालिसिस करा रही हूँ तो वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, आप खुद समझ पाएंगे क्वेश्चंस कितने सारे रिपीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 10 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे ये क्वेश्चंस आपके मिले हैं कि कुछ इस तरह आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आपके ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के अनुसार मन की विभिन्न संरचनाएं होती हैं जो अनुभवों के अनुकूल होने में मदद करती हैं, यह डैश कहलाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा, स्कीमा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा जो पढ़ना और लिखना सीख रहा है वह वर्णमाला के सभी अक्षर जानता है, लेकिन वह अभी तक शब्दों को पढ़ या लिख नहीं सकता, लेकिन शिक्षक की मदद से वह छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख सकता है। इस स्थिति में छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना शिक्षार्थी के लिए डैश है और जो शिक्षक उन्हें सीखने में मदद करता है वह डैश है। तो दोस्तों आप बताएं इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ZPD और स्कैफ फोल्डिंग यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफ फोल्डिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियंका
पठन वैफल्य से पीड़ित है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाएगी? यस दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक होने के नाते डिस्ग्राफिया से पीड़ित युवा छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपयोगी है? लेखन कार्यों के लिए अतिरिक्त समय देना, नकल करने की गतिविधि को कम करना है, कार्य को छोटे भागों में विभाजित करना, कम तनाव वाले अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों आप बताएं इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो दोस्तों आप बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे की वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकास व्यक्ति में समग्र परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की दिशा में एक व्यवस्थित और सुसंगत प्रकार में परिवर्तन शामिल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बेबी भव्या अपने खिलौने की तलाश शुरू करती है जो उसकी मां द्वारा छिपाए गए थे। भव्या विकास की किस अवस्था में है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से असुविधा प्राप्त करने वाला साधारण अंश है। तो दोस्तों आप बताएं इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत भाषा शिक्षकों की सहायता करता है क्योंकि उनका मानना है कि। तो दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चे कोई भी मानव भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूल आधारित CCE की विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक नैतिक व्यक्ति होने के लिए रोहन हमेशा दूसरों की स्वीकृति लेता है। रोहन कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस चरण में है? तो दोस्तों आप बताएं इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अच्छे पारस्परिक संबंध। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक उपकरण, संतुलन, पुरस्कार। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप अभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भुजाओं के प्रभावी प्रयोग से हाथों का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN कार्यक्रम कक्षा में शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। छात्रों के निर्माण के लिए शिक्षण की सर्वोत्तम उपयुक्त विधियां क्या हैं? तो दोस्तों आप बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस दोस्तों, आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों आप बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे मिले थे। तो दोस्तों मैंने आपको इनका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज दोस्तों क्वेश्चन आपके उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट जो आपके 2021-22 के सभी शिफ्टों के ऑलमोस्ट सभी पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप YouTube चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा और प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जो आपका 10 जनवरी को CTET 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आपको उनका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE इज़। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टू रिकॉर्ड द मेथड्स ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, BF स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट एंड इंगेजमेंट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमृता अ लैंग्वेज लर्नर acquires language not when the input is repeated several times, but when the input is understood, when she understands what is means and can make use of it. Stephen Krashen, one of the researchers in language acquisition, has called it. तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेडागोजी में पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, प्रोवाइड गाइडेंस थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस, रेगुलरली असाइन ब्रीफ राइटिंग एक्सरसाइजेस, गाइड हिम और हर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो यस दोस्तों आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रौनक एंड प्रीति क्लास 3rd लर्नर्स आर रीडिंग अ प्रोज पैसेज कंटेनिंग अ शॉर्ट स्टोरी। रौनक इज रीडिंग द स्टोरी टू लर्न वोकेबलरी, लैंग्वेज स्किल्स एंड कॉम्प्रीहेंशन, while Preeti is reading the pleasure there is no language or vocabulary drilling. What kind of reading strategies are followed by रौनक एंड प्रीति। दोस्तों बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रिस्पेक्टिवली। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच लैंग्वेज स्किल्स आर कमिंग अंडर द रिसेप्टिव स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो दोस्तों बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड, लिसनिंग और रीडिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोरीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर। तो दोस्तों बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ फोकस्ड ऑन ओरल वर्क एंड प्रोनाउंसिएशन टॉट थ्रू ड्रिल्स। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज द लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन रिपीटिशन ऑफ डायलॉग्स एंड फ्रेजेस अबाउट एवरीडे सिचुएशंस। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एरर्स एंड लर्निंग एरियाज, एरर्स हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, एरर्स शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर्स। तो दोस्तों आप बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ए और डी सही हो जाएंगे। एरर्स आर लर्निंग एरियाज, एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इंग्लिश पेडागोजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो यहाँ पर आपके समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके हिंदी पेडागोजी के जो मुझे क्वेश्चंस मिले थे उनका अब हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह आपके हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सी बात उपयुक्त है। तो दोस्तों बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण संप्रेषण कुशलता में दक्षता लाती है। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर डेली पेपर एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अर्थ बोध पर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो यस दोस्तों ये आपके नियम पर अधिक बल देती है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मूल्यांकन से आशय है। तो दोस्तों आप बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नकल की प्रवृत्ति को रोकना व सृजनशीलता को देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता डैश होती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जन्मजात। तो दोस्तों जो मुझे आप क्वेश्चंस मिले इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। और दोस्तों PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के PYQ कराए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए।